अभिवंत जो लैपटॉप चला रहा उसने उसे बंद करके शर्ट के बाजू फोल्ड की, जिसके साथ उसने ब्लैक पेंट पहन रखी थी। CH-61 दूसरा आदमी, योर मेथड्स आर रियली नॉट क्लेवर, जिंदा लाश बना देती है, आने की हिम्मत की। अभिवंत आराम से चेयर पर टेक लगते हुए बोला, क्या बात है, क्या कर दिया लिटिल गर्ल ने? बॉस, शर्मा फैमिली और मल्होत्रा फैमिली दोनों मैडम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, व्याख्यात ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बताया। ये सुनने के बाद अभिवंत ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई और व्याख्यात से बोला, लिटिल गर्ल कहाँ है इस वक्त? व्याख्यात, बॉस मैडम की मिस्टर शर्मा के साथ अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर अभिवंत परेशान हो गया और व्याख्यात से बोला, वह बेवकूफ लड़की सचमुच उनसे मिलने जा रही है। क्या वह इतनी बेवकूफ है उसे इतना नहीं पता कि वहां पर उसके लिए खतरा है? बॉडीगार्ड को उसके पीछे जाने को बोलो, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई चोट लगे। व्याख्यात ने अपना सिर हिलाया और उसने अपने फोन पर नजर डाली। बॉस, ऐसा लगता है कि हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कोई पहले से ही मैडम को प्रोटेक्ट करने के लिए जा चुका है, लेकिन हमें पता नहीं चला है कि कौन है। व्याख्यात की बात सुनकर अभिवंत की आंखें और थोड़ा डार्क हो गई और वह अपने मन में सोचने लगा, ऐसा कौन हो सकता है जो उसे प्रोटेक्ट करे? क्या ये कोई दूसरा आदमी है? ये सोचकर अभिवंत शांत नहीं बैठ सका। अपने हाथों को टेबल पर पटक कर वो चेयर पर से खड़ा हो गया। शाम को मिस कैफे में प्राइवेट रूम के अंदर मिस्टर शर्मा के साथ मिसेज मल्होत्रा भी मौजूद थी। अकीरा अभी तक क्यों नहीं आए? क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसके अंदर यहां आने की हिम्मत नहीं है? इतना बोलकर मिसेज मल्होत्रा ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, जिसमें पहले ही शाम के 5 बज चुके थे। हमें इंतजार किया हुए आधा घंटा हो गया है, वो अभी तक क्यों नहीं आई? मिस्टर मल्होत्रा ने कॉफी का एक सीप लेते हुए कहा, चिंता मत करो, वह आएगी, देखना जरूर आएगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अकीरा आएगी या नहीं। मिसेज मल्होत्रा ने कहा, अगर अकीरा नहीं आए तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मिसेस मल्होत्रा के बात पर मिस्टर शर्मा कुछ नहीं बोले। लगभग आधे घंटे तक और इंतजार करने के बाद आखिरकार प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। ये देखकर मिसेज मल्होत्रा सीधी होकर बैठ गए और दरवाजे की तरफ देखने लगी। अकीरा धीरे धीरे चलते हुए अंदर आए। वहां पर बैठे हुए दोनों लोगों को चिंतित देखा। अकीरा ने अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गई। अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके उसने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा। मिसेज मल्होत्रा ने अकीरा को नाराजगी से देखते हुए कहा, अकीरा, तुम्हें पता है हम तुम्हारा 1 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वह बिना माफी मांगे अकीरा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। ये सुनकर अकीरा ने अपनी आईब्रोज उठाए और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, मैं फिर यहाँ से जा रही हूँ, आप मेरा और इंतजार कर लीजिए। ये सुनकर मिसेज मल्होत्रा दंग रह गई। वहीं मिस्टर शर्मा परेशान थे कि अकीरा सच में यहाँ से ना चली जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी बात पर खड़ा उतरना होगा और श्री और शिरीन को जेल से बाहर निकलवाना होगा। अकीरा बिना किसी एक्सप्रेशन के उसने एक ठंडी स्माइल करी और टेबल पर पड़े हुए डॉक्यूमेंट को देखे। अकीरा ने आराम से सारे डॉक्यूमेंट उठाए और उन पर एक नजर डाली। हम इस बार तुम्हारे साथ शांति से सारा मामला सुलझाने के लिए आए हैं, मिस्टर शर्मा ने धीरे से कहा। अकीरा, मैं मानता हूं कि हमारे परिवार के बीच बहुत सारी परेशानियां थी और अभी भी है, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं और मैं ऐसी कोई वजह नहीं चाहता कि जिससे दूसरे लोग हमारे ऊपर हंसे। ऐसा कहने के साथ मिस्टर शर्मा खड़ी हुई। उसने अकीरा के लिए उन्होंने एक गिलास में पानी डाला और उसे देखते हुए बोले, तो क्या है तुम्हारा फैसला? क्या तुम मेरी बात से राजी हो? वही ये देखकर मिसेज मल्होत्रा भी खड़ी हो गई और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अकीरा, मैं मानती हूँ, मेरे बेटे ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उसके बाहर आने के बाद मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर लाकर उससे तुम्हें माफी मांगने को बोलूंगी। अकीरा ने उन्हें अपनी आंखें बड़ी करके देखा। उसे सच में वो दोनों पक्के वाले ड्रामेबाज लग रहे थे। अकीरा ने बिना कुछ बोले धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और पानी का गिलास उठ लिया। इससे पहले कि मिसेज मल्होत्रा के पास खुश होने का टाइम होता, अकीरा ने धीरे से कहा, योर मेथड्स आर रियली नॉट क्लेवर। इतना बोलकर अकीरा पानी का गिलास अपनी नाक के पास लेकर आए और उसने पानी को हल्के से सूंघा। अकीरा के होठों के कोने अपने आप मुड़ गए और वह धीरे से बोली, कोमा में जाने की मेडिसिन बहुत कम है। अगर आप एक अच्छे पैसे वाले इंसान होते तो मेडिसिन की पूरी बोतल का इस्तेमाल करते। इतना बोलकर अकीरा बुरी तरह मुस्कुराई और बोली, मेरे पास इस मेडिसिन को खरीदने के लिए एक कंपनी है, बस उसे मेडिसिन की एक ही बूंद दूसरे इंसान का जिंदा लाश बना देती है।
अकीरा की बात सुनकर मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा दोनों का चेहरा पीला पड़ गई और उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने अपनी आंखों में डर लेकर अकीरा को देखा। वो इसे सूंघकर ही पहचान गई कि उन्होंने कौन सी मेडिसिन डाली है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। मिस्टर शर्मा ने सदमे से अपने दिल पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि अकीरा को पता था कि उनके आने से पहले उन्होंने पानी में कुछ डाला था, और क्योंकि अकीरा को पहले से ही पता चल गया था। CH-62 1000 गुना दर्द दूंगा, चीखें, होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। धरती पर आपको नरक के दर्शन। मिस्टर शर्मा ने अपने क्रूर एक्सप्रेशंस के साथ कहा, अकीरा, यहां आने से पहले ही जब तुम्हें पता चल गया था कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, तो भी तुमने यहां पर आने की हिम्मत की। सच में तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हो। मिस्टर शर्मा की बात सुनकर अकीरा ने डेविल स्माइल करने लगी। मिस्टर शर्मा ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को जेल भेजा और उसे वहां पर कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, अगर आज मेरी बेटी 10 गुना दर्द सहन कर रही है, तो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा 100 गुना 1000 गुना दर्द दूंगा। इतना बोलकर मिस्टर शर्मा ने अपने दांत पीस लिए और अक्का के पास जाकर जैसे ही वह उसके गाल पर थप्पड़ मारने वाले थे, तभी अचानक काले कपड़े पहने बहुत सारे बॉडीगार्ड रूम के अंदर आ गए। जितने भी बॉडीगार्ड्स प्राइवेट रूम के अंदर हैं, वह सब बहुत ज्यादा भयानक दिख रहे थे। ये सारे मिस्टर शर्मा के हायर किए हुए बॉडीगार्ड थे। ये देखकर मिस्टर शर्मा ने दहाड़ते हुए कहा, उसे पकड़ो और पानी की यह पूरा ग्लास इसके मुंह में डालो। वहीं मिसेज मल्होत्रा की आंखों में भी गहरी नाराजगी नजर आने लगी। अकीरा ने उसके बेटे को जेल में डाल दिया और अभिवंत को भी अपने काबू में कर रखा है। आज वो उन सभी को बदल अकीरा से वापस लेगी। अकीरा को सच्ची वो 100 गुना ज्यादा दुख देंगे। अकीरा मुस्कुराते हुए आराम से चेयर पर बैठ गई, जैसे उसे बिल्कुल भी डर ना लग रहा हो। जो बॉडीगार्ड रूम के अंदर आए थे, उनका जो मैन लीडर था वो अकीरा के पास चल गया, लेकिन तब भी अकीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत रहे। उस मैन बॉडीगार्ड जिसका नाम अर्जुन था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और अकीरा के कंधा पकड़ लिया। क्या एक चीखें सुनाई दी। बॉडीगार्ड दर्द जमीन पर बैठा हुआ, उसके माथे से ठंडा पसीना बहा रहा था, क्योंकि उसकी उंगलियों पर अकीरा ने कुछ ऐसी नस दबा दी थी, जिस कारण उसे अपने हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। वही अकीरा बहुत कंफर्टेबल होकर चेयर पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस बॉडीगार्ड्स को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके हाथ की उंगली टूटने गई हो। ये देखकर कि अकीरा ने उनके लीडर को घायल कर दिया था, बचे हुए बॉडीगार्ड अपने लीडर की मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसी टाइम प्राइवेट रूम का दरवाजा फिर से किसी ने लात मारकर खोला। एक गंजा आदमी ब्लैक शर्ट और ग्रीन मिलिट्री ट्राउजर पहने दरवाजे पर खड़ा था, और उसके पीछे 3 लोग भी इसी ड्रेस में खड़े थे, लेकिन उन 4 लोगों ने देखकर बॉडीगार्ड के पूरा ग्रुप चौंका गया था। उन सभी ने उनकी कमर के देखा, जहां पर बंदूक लगी हुई थी। बंदूक जो प्राइवेट रूम के अंदर मौजूद है, वो सब नॉर्मल बॉडीगार्ड थे, और उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में कभी भी इस तरह को चीज को छूने का मौका तक नहीं मिला। ये 4 लोग कौन हैं? उनके पास सच में बंदूकें हैं, और उनकी प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा हार्ड है। वही मिसेज मल्होत्रा और मिस्टर शर्मा के भी दिल की धड़कन तेज गई। उन्होंने ऐसा लग रहा था कि उसका खून जैसे जम गया हो। मिस टाइम। 4 खड़े लोगों ने अकीरा को सामान देते हुए अपना सिर नीचे झुकाया। फिर वहां पर खड़े गंजे आदमी ने अकीरा से कहा, मिस टाइम, आप सिर्फ 1 मिनट तक हमारा इंतजार करो। नहीं नहीं, 1 मिनट भी बेकार है, आप आधा मिनट के लिए हमारा इंतजार करें, हम इन सबको अभी ठिकाने लगते हैं। हालांकि वो सिर्फ 4 लोग थे, वो सब आगे बढ़े और अपने एक मुक्के से उन्होंने 10 आदमियों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। एट लास्ट वहां पर सिर्फ मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा बचे थे। मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा एकदम से चेयर पर बैठी गाय। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पर में कमजोरी आ गई हो, उनका शरीर ठंडा हो गया हो, होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और उन्होंने डरते हुए अकीरा की तरफ देखा। जिन बॉडीगार्ड्स को उन्होंने बड़ी मेहनत से काम पर रखा था, वो अकीरा के लोगों के हाथों से एक बार भी नहीं बच सके। मिस अकीरा, हमें इन 2 लोगों के साथ क्या करना चाहिए? गंजे आदमी ने पूछा और उन पर जानलेवा नजर डाली। इनकी हिम्मत कैसे हुई मिस टाइम के साथ कुछ करने की हिम्मत की? अकीरा चेयर पर से खड़ी हुई, उसने अपना पैर उठाए और उन दोनों की ओर चली गई। मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो चेयर से नीचे गिर गईं। अकीरा, अकीरा, तुम क्या करना चाहते हैं? मिस्टर शर्मा ने डरते हुए कहा, और दोनों ने डरते होकर उसकी ओर देखा। अगर तुमने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की, तो हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। ये सुनकर अकीरा मुस्कुराए। क्या ये लोग अभी उसे कानून के बारे में बता रहे थे?
चिंता मत करिए, मैं बहुत मासूम और दयालु इंसान हूँ। आपको लगता है मैं अपने ही पिता को कुछ करने की कोशिश करूंगी? इतना बोलकर अकीरा डेविल स्माइल करने लगी और बोली, मैं आपकी तरह अनाड़ी नहीं हूँ जो किसी को करने के लिए इतने बेतुके तरीके अपनाऊंगी। इतना बोलकर अकीरा ने अपनी पॉकेट से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें 2 गोलियां थी। ये देखकर वो टेढ़ा मुस्कुराए और दोनों से बोली, देखो, इसे मेडिसिन कहा जाता है। जब आप इसे हल्का सा छोड़ेंगे तभी बेहोश हो जाओगे। इसके अलावा मैंने उसमें थोड़ी सी मेडिसिन और मिला दी। यह अच्छी चीज है और सच्ची यही धरती पर आपको नरक के दर्शन करवा देगी। यह आपको बहुत खुश कर देगी। अकीरा की बातें सुनकर मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा की सिर फटने वाली था। ये सब पहले से उसकी कोई साजिश थी और इतने बेवकूफ नहीं थे कि अकीरा की बात को ना समझ पाए। अकीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे आगे मिस्टर शर्मा कुछ बोलते। अकीरा ने सीधे गंजे आदमी की ओर मेडिसिन फेंक दी और डेविल स्माइल करते हुए बोली, इन्हें खिलाओ और इन्हें फिर ऊपर ले जाना। गंजे आदमी ने मेडिसिन की बोतल ली। ये देखकर मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा डर से पूरी तरह कांपने लगे। गंजे आदमी गंदी सी हंसी हंसते हुए दोनों की तरफ बढ़ा और उसने जबरदस्ती मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा के मुंह में मेडिसिन भर दी। कुछ ही सेकंड में दोनों के चेहरे पर स्प्रिंग लग गए और दोनों के चेहरा की स्किन बद से बटा होने लगा। दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ दर्द से कराह रहे थे और अपने निचली बॉडी को बेकाबू होकर रगड़ रहे थे। अकीरा ने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। उसने सोचा कि अगर वह इसे थोड़ी देर के लिए देखेगा तो वो गंदा हो जाएगा और फिर उसने गंजे आदमी से कहा, ऊपर के रूम में मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा को ले जाओ। गंजे आदमी ने अपना सिर हिलाया। अकीरा बुरी तरह हंसा। सच में ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। 10CH63 जबरदस्ती, गुस्से से जलने, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये तुम अपने पति से ज्यादा दूसरों। इस वक्त मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा दोनों दर्द से तड़प रहे थे। उस गंजे आदमी और उसके साथियों के द्वारा उन दोनों को बेड पर फेंक देने के बाद वो सब वहां से निकल गए। वहीं अकीरा ने जिन बॉडीगार्ड को मारा था उन्हें अच्छे से समझने के बाद वो सब भी प्राइवेट रूम से चुपचाप बाहर चल गए, क्योंकि अब वो बस अपनी जान बचना चाहते थे। ये देखकर अकीरा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। तभी जिस रूम में मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा थे उसके पास वाला रूम खुला जिसमें मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज शर्मा पहले से ही मौजूद थे। रूम का दरवाजा खोलकर वही बॉडीगार्ड अंदर आए जिसे अकीरा ने अभी पीटा था। बॉडीगार्ड्स का लीडर अर्जुन आगे आया और मिसेज शर्मा और मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए बोला, काम हो गया। बहुत अच्छा। मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज शर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा और जब उन्हें अपने पास वाले रूम से एक औरत की हल्की हल्की चीखें और दर्द से करहाते हुए आवाजें सुनाई दी तो मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज शर्मा जोर से हंसे। बॉडीगार्ड्स इतना बोलकर वहां से चले गया। पास वाले रूम से आ रही औरत की कर्कश चीखें जो दर्द से भरी हुई थी, जिसे सुनकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उस रूम में क्या हो रहा होगा। वहीं मिसेज शर्मा के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिन लोगों को उन्होंने पैसे देकर हायर करा था वह अकीरा के साथ रूम के अंदर जबरदस्ती उससे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। सच में ये तरीका बहुत ज्यादा क्रूएल है किसी भी औरत के लिए। अकीरा एक कच्चे नाजुक फूल की तरह थी जिसे वो लोग अच्छे से मसल रहे होंगे। मिस्टर मल्होत्रा ने अपना मुंह बनाते हुए मिसेज शर्मा से कहा, मिसेज शर्मा, आपकी बेटी अंदर उन दरादोगे के साथ है। क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आपके पास दिल है भी यह नहीं। क्या होगा अगर हम उसे बचाएं? बस कुछ तस्वीरें लें और उसे धमकी दें? ये सुनकर मिसेज शर्मा जोर से हंसने लगी और बोली, वह मेरी बेटी नहीं है। मेरे बेटी ऐसी को नहीं हो सकती। और आप उसे बचाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसे जैसी घटिया लड़की को तो मर जाना चाहिए। अब देखते हैं अकीरा के साथ यह सब होने के बाद वह अभिवंत क्या करेगा। उसे भी बहुत घमंड था ना उसे अपने ऊपर। ये सुनकर मिस्टर मल्होत्रा ने आगे और कुछ नहीं कहा। मिसेज शर्मा सच में एक क्रूर औरत थी, चाहे सौतेली ही सही, लेकिन अकीरा उसकी बेटी थी और इतना बुरा अपनी बेटी के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। वहीं मिसेज शर्मा पास वाले रूम से आने वाली आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुशी थी। अकीरा जब होटल से बाहर आई तो पहले से ही अंधेरा हो चुका था। सड़क के किनारे बिल्कुल अंधेरा था। वही एक काली लैंड रोवर कार जिसकी लाइट चली हुई थी वो खड़ी थी। कार के बाहर व्याख्यात खड़ा था और जब उसने अकीरा को उनके करीब आते देखा तो धीरे से अपना सिर झुककर बोला, मैडम। अकीरा ने अपना सिर हिलाया और कार की पिछली वाली सीट पर नजर डाली। कार की विंडो बंद होने के कारण वो अंदर का कुछ नहीं देख सकी, लेकिन तभी उसने सोचा कि अगर व्याख्यात यहाँ था
तो अभिवंत भी कार के अंदर ही होगा। मैडम प्लीज आप कार में बैठ जाइए, व्याख्यात ने रेस्पेक्ट से कहा। ओक, अकीरा ने अपना सिर हिलाया और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने की वाली थी। तभी उसकी नजर पीछे बैठे हुए अभिवंत पर गई। अभिवंत को देखकर अकीरा के कार में जाते हुए कदम एकदम से थिथक गए। अभिवंत ने बिना देखे यह बात नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने रूडली बोला, अंदर आओ। उसके बोलने पर भी जब अकीरा कार में नहीं बैठी तो अभिवंत ने अपनी आंखें उठाई और उसकी ओर देखा। कार में अंधेरा होने की वजह से वह अकीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देख सका, इसलिए वह थोड़ा सा अकीरा के पास चला गया। अकीरा भी कार के अंदर बैठ गई और उसने लापरवाही से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर अभिवंत ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और अपने पतले होंठ थोड़े उठाते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि मिसेज सूर्यवंशी कितने महान इंसान है। वही अभिवंत को थोड़ा अच्छा लगा रहा था कि अकीरा इतनी सेल्फ डिफेंस को जानती है कि खुद की रक्षा कर सके, लेकिन जब वह सोचता है कि यह कोई दूसरा जंगली आदमी हो सकता है जो उसकी पीठ पीछे उसकी बीवी की रक्षा कर रहा था, तो उसका दिल घबराहट और गुस्से से जलने लगता है। अकीरा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, तुम सच में फिर से अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अकीरा इस बार उसके गुस्से होने पर उसे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। इतना सोचकर अकीरा फिर बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, तुम क्या सच में इतने भोले हो? यह मेरे सामने इतने भोले बनने की एक्टिंग कर रहे हो? क्योंकि यह बात तो मुझे भी अच्छे से पता है कि तुम मेरी हर एक्टिविटी पर नजर रखते हो, जो भी कुछ मैं करती हूँ। अकीरा की बात सुनकर अभिवंत अपने होठ बीचते हुए बोली, तो फिर तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो। अगर उसे पहले से पता है कि वो उस पर नजर रखता है तो उसने उसे मदद क्यों नहीं मांगी? क्यों उसने दूसरे आदमी से मदद ली? अभिवंत ने एक गहरी सांस ली और अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम सिर्फ नाम से मेरी पत्नी नहीं हो, असलियत में हो गई। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, मेरी मदद तक, तो तुम्हें किसी और को ढूंढने की जगह मेरे पास आना चाहिए। इतना बोलकर अभिवंत ने फिर 2-3 गहरी सांस ली, क्योंकि वह अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी चील जैसी तेज नजरों से उसे घूरते हुए कहा, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें सब समझ आ जाए। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाई और कुछ सोचते हुए गंभीरता से बोली, मुझे कुछ चीजों के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जिन्हें मैं अकेले संभाल सकती हूँ। और वैसे भी तुम अपने काम में बहुत बिजी रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्योंकि वो छोटी छोटी बातों के लिए अभिवंत पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। वो एक इंडिपेंडेंस लड़की है जो ऐसी चीजों को खुद संभाल सकती है। अकीरा की बात सुनकर तो अभिवंत की नसें चटकने लगी थी और उसने गुस्से से कहा, लिटिल गर्ल, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर अकीरा कुछ नहीं बोली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी कितना ज्यादा बिजी है, उसके लिए उसकी औरत के मटर सबसे ज्यादा जरूरी होते थे। अभिवंत ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फिर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, या तुम जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? ये सुनकर अकीरा को अपने दिल में दर्द सा हुआ। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, शायद अभिवंत को गलतफहमी हो गई थी। अकीरा अभिवंत से कुछ बोलती, तभी उसे फिर से उसकी आवाज सुनाई दी, CH64, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मारपीट की, रेपिस्ट, फोटोज लेना बंद करो, मैं जो कहूंगा वो करके भी रह। जो हंसते हुए गुस्से से बोल रहा था, ये तुम अपने पति से ज्यादा दूसरों के करीब जाकर उनसे मदद लेना ज्यादा पसंद करती हो। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा पहले तो कंफ्यूज हो गए, लेकिन कुछ समझकर वो जोर से हंसने लगी। अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी क्या तुम्हें जलन हो रही है? अकीरा को एहसास हुआ, क्या वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसने उससे मदद न लेकर किसी और से मदद मांगी। लेकिन अब इसे कौन बताए कि अकीरा ने किसी और से मदद नहीं मांगी थी, बल्कि सिस्टर कनिका ने उसकी खुद अपने आप मदद करी थी। क्या मैं इतना बेकार और गुस्से वाला इंसान हूं? अभिवंत ने मुंह बनाते हुए कहा। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा ने कुछ सोचते हुए अपनी एक उंगली गाल पर रखी और बोली, हाँ हाँ। फिर अभिवंत से 1 सेंटीमीटर दूर होकर अपने और उसके बीच की जगह की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, इतना सा। तुम? अभिवंत गुस्से से हंसा। ये लड़की अभी भी उसके साथ मजाक करना चाहती थी। ये सोच सोचकर वो उसे अच्छा सा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही अकीरा ने अपना चेहरा अभिवंत की तरफ से घुमा लिए और नाराज होते हुए बोली, अभी मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं थक गई हूं और मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर उसने सीट पर अपना सिर टेक कर आंखें बंद कर ली। सच में वो उसे इग्नोर कर रही थी।
अभिवंत इतने गुस्से में थे, 2 मिनट तक अकीरा को घूमने के बाद वो बस अपने दांत पीसकर रह गया। अभिवंत ने गुस्से से अपना मोबाइल निकाला और किसी को मैसेज टाइप करते हुए लिखा, होटल के सारे कैमरे की आज वाली सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दो। इसके अलावा उन लोगों को ढूंढे जिन्होंने आज मिसेज सूर्यवंशी की मदद की और उनके साथ मारपीट की। इस बार अपनी औरत को प्रोटेक्ट करके उसके बारे में हर बात जानने की उसकी बारी थी। वही होटल में मिसेज शर्मा और मिस्टर मल्होत्रा पूरी रात अपने पास वाले रूम से आते हुए आवाजों को सुनते रहे, जिससे मिसेज शर्मा हद से ज्यादा खुश थी। अब सुबह हो गई थी। मिसेज शर्मा ने कहा, ठीक है, अब सुबह हो गई है, अब टाइम आ गया धमाका करने का। इतना बोलकर मिसेज शर्मा ने अपनी गर्दन घुमाई, क्योंकि यह तो पहले ही क्लियर था कि अकीरा के साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें उसकी बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। यहां तक कि उन्हें लगा कि अकीरा मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तभी मिसेज शर्मा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, डार्लिंग, मिस्टर शर्मा कॉल क्यों नहीं उठ रहे? मिसेज शर्मा ने मिस्टर शर्मा को कई बार फोन किया, हर बार उनका नंबर आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था, और यही हाल मिस्टर मल्होत्रा के साथ भी था। मिसेज मल्होत्रा ने भी कॉल नहीं उठाया। भूल जाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें बाद में देख लेंगे, पहले रिपोर्टर्स यहाँ है, चलो बाहर चलें, मिस्टर मल्होत्रा ने एक साइड होते हुए कहा। मिसेज शर्मा ने अपना सिर हिलाया और दोनों एक साथ रूम से बाहर निकल गए। जैसे ही वे रूम से बाहर निकले, रिपोर्टर्स के ग्रुप को लिफ्ट से निकालकर अपनी ओर आते हुए देखा। एक रिपोर्टर ने जल्दी से मिसेज शर्मा से पूछा, मिसेज शर्मा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या रूम में मौजूद लड़की सच में मिस अकीरा है? ये सुनकर मिसेज शर्मा ने दुखी होने का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया और इमोशनल होते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी बेशर्म होगी और वो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी करेगी। जैसे ही मिसेज शर्मा के मुंह से ये शब्द निकले वहां हंगामा मच गया। उन लोगों को जैसे ही खबर मिली कि मिस अकीरा किसी आदमी के साथ होटल रूम है, वो तुरंत वहां पहुंच गए। अकीरा हाल ही में एक बड़ी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, इसलिए ज्यादातर रिपोर्टर्स की नजर उसकी पर्सनल जिंदगी पर ही रहती थी। अकीरा अभी भी कॉलेज में थी, तो क्या वो इतना बड़ा गेम खेल सकती है? मिसेज शर्मा ने आह भरते हुए कहा, मुझे शर्म आती है कि मैंने ऐसी बेशर्म बेटी को पाला। अकीरा बचपन से ही जिद्दी और दूसरों को परेशान करने वाली लड़की थी, और यहां तक कि उसके कई लड़के के साथ रिलेशन भी थे, जिस कारण उसने अपनी बहन को भी गलत एग्जाम में फंसा दिया। वहीं मिस्टर मल्होत्रा ने भी मिसेज शर्मा की बात सुनकर अपने सिर हिलाया और आग में घी डालते हुए बोले, हाँ, अकीरा ने एक बार नहीं कई बार मेरे बेटे से प्यार का इजहार किया। मेरे बेटे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और हर बार उसने उसे रिजेक्ट किया। इसलिए उस लड़की ने जानबूझकर मेरे बेटे को बदनाम किया और उसके ऊपर रेपिस्ट होने का इल्जाम लगाया। आप खुद ही सोचिए, मेरे बेटे को ऐसी वेश्या लड़की कैसे पसंद आ सकती है, जिसके न जाने कितने लड़कों के साथ संबंध हो। इतना बोलकर मिस्टर शर्मा ने दरवाजा खोलने के लिए काट डाला और फिर लात मारकर खोल दिया। रूम के अंदर, जो पूरा गंदा हुआ पड़ा था, हर तरफ सामान और फटे हुए कपड़े पड़े थे। ये देखकर सभी रिपोर्टर्स हैरान रह गए, जिससे साफ पता चल रहा था कि बीती रात यहां पर क्या हुआ होगा। जैसे जैसे सब लोग आगे बढ़ने लगे, मिसेज शर्मा ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद देख सकते हैं कि अकीरा कितनी गिरी हुई लड़की है। वहीं रिपोर्टर्स ने जल्दी से कैमरा निकाल और वहां की फोटोज खींचने लगे, लेकिन जल्दी सबको पता चल गया था कि वहां कुछ गड़बड़ है। एक रिपोर्टर ने कंफ्यूज होकर कहा, नहीं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई 2 औरतें हैं और उनके शरीर को देखकर वो 40-45 के आसपास के लग रहे थे। ऐसा लगता है कि वे अकीरा नहीं है। ये शब्द सुनते ही मिसेज शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सभी ध्यान से बेड पर ब्लैंकेट से लिपटे हुए इंसान को देखने लगे। बेड पर लेटी हुई औरत और आदमी का चेहरा ब्लैंकेट के ढका हुआ था, इसलिए कोई भी उनका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी। लेकिन तभी मिसेज शर्मा में दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। क्या? मिसेज शर्मा अचानक जोर से चिल्लाई। तेजी से आगे बढ़कर उन्होंने ब्लैंकेट के नीचे खींच तो सबको सामने एक आदमी का चेहरा साफ दिखने लगा। जब मिसेज शर्मा का बेड पर लेटे हुए आदमी का चेहरा देखा तो उसका दिमाग फटने लग। यह उसके पति मिस्टर शर्मा कैसे हो सकता है? वहीं ये देखकर मिस्टर मल्होत्रा भी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने औरत की साइड का ब्लैंकेट खींचे तो उनका शरीर कांप गया, उनकी पूरी बॉडी में खून उल्टा बहने लगा। उसकी पत्नी मिसेज मल्होत्रा, उन दोनों को एक साथ बेड पर देखकर मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज शर्मा दोनों शॉक थे। तभी उन्हें कुछ फ्लैश होने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मिसेज शर्मा अपने होश में आए और चिल्लाते हुए बोले, फोटोज लेना बंद करो, फोटो बिल्कुल मत लो।
मिस्टर मल्होत्रा की आंखें फट गईं। कल रात जिस इंसान की तड़पा तड़पा कर जबरदस्ती करने की आवाज सुनाई दे रही थी, वो उनकी पत्नी निकली, और वे ये जाने बिना पूरी रात बगल वाले रूम में खुशी से आवाज सुनते रहे। फोटोज लेना बंद करो। मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज शर्मा ने दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी खून जैसी लाल आंखों से रिपोर्टर्स को देखा और चिल्लाते हुए बोले, जो कुछ भी आप लोगों ने देख उसे भूल जाए। अगर किसी ने भी यह फोटोज लीक करने की कोशिश की तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि वह पूरी मुंबई में नजर ना आए, और मैं जो कहूंगा वह करके भी रहता हूं। ये सुनकर सारे रिपोर्टर्स डर से कांप उठे। हालांकि मल्होत्रा फैमिली और शर्मा फैमिली बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन तब भी वो मुंबई की थोड़ी हाई क्लास फैमिली में आती थी, और अपने आप को बर्बाद होता देखा ये बात कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मिसेज शर्मा और मिस्टर मल्होत्रा के दिल से खून बह रहा था। मिस्टर शर्मा और मिसेज मल्होत्रा पूरी रात एक साथ एक बिस्तर पर एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब थे। पूरी रात उनके प्यार और दर्द से चिल्लाने की आवाज उन्होंने सुनी, लेकिन तब भी वो उन्हें बचाने नहीं आए। CH-65 कोई करीब नहीं जा सकता। अभिवंत सूर्यवंशी ने ऐसा क्यों किया? कोई कुत्ते नहीं, सबक सिखाना चाहती हो? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस्टर मल्होत्रा एंड मिसेज शर्मा इस मैटर को सबसे छुपाना चाहते हैं। मिस्टर मल्होत्रा के लिए यह बात तो अच्छी है कि रिपोर्टर्स कुछ पैसे देने से और उनकी धमकी से डर गए थे, और वह फोटो पोस्ट करने की ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पैसों के आगे तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है, तो ये रिपोर्टर्स क्या चीज है, मिस्टर मल्होत्रा ने अपने मन में सोचा। उसी टाइम बाहर से अचानक तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ये कदमों की आवाज किसी और की नहीं, पुलिस की थी, क्योंकि पुलिस को किसी ने रिपोर्ट करी था कि यहाँ पर लड़कियों के साथ जबरदस्ती और कुछ इलीगल काम भी होते थे। जैसे ही मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज शर्मा ने पुलिस को देखा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वे लगभग बेहोश होने वाले थे। पुलिस यहाँ, लेकिन कैसे? खत्म, अब सब खत्म हो जाएगा। मिस्टर मल्होत्रा की पत्नी और मिसेज शर्मा के पति दोनों पूरी रात होटल रूम में एक दूसरे की बाहों में रहे। ये देखकर पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया, जो जल्दी एक हॉट सर्च बन गया। ऑनलाइन लोग ये देखकर शॉक थे। सीक्रेट रूप से आज भी रिच और पावरफुल फैमिली के लोग शादी होने के बाद अफेयर चलते थे। वहीं मिसेज मल्होत्रा इस हद तक टॉर्चर की गई कि बिना कुछ रिएक्ट किए उनकी सिर्फ सांसें चल रही थी। वहीं मिस्टर शर्मा की भी हालत नाजुक रही, अकीरा की दवाई की वजह से। ये देखकर पुलिस ने पहले उन्होंने हॉस्पिटल भेजा। मिस्टर शर्मा की पूरी बॉडी में रशेज हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी लोअर बॉडी भी खराब हो चुकी थी, जिस कारण वह कभी जिंदगी में पिता नहीं बन पाएगा। वहीं मिसेज मल्होत्रा को लोअर बॉडी का हिस्सा बुरी तरह फट जाने की वजह से खून ही नहीं रुक पा रहा था, और दूसरी जगह जहां भी चोट लगी, जिस कारण मिसेज मल्होत्रा की हालत ज्यादा ही गंभीर थी। मिसेज मल्होत्रा को सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन अब से वो एक बेकार इंसान बन चुकी थी, जिसके ज्यादा कोई करीब नहीं जा सकता। लिविंग रूम में अकीरा ने शांत नजरों से इंटरनेट पर चल रही न्यूज को देखा, लेकिन ये देखकर और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचकर उसे उन लोगों पर दया नहीं आई, और उसे ये भी नहीं लगा कि उसकी इसमें कोई गलती थी। अकीरा अभी सोच ही रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो यह नकुल का कॉल थी। नकुल कनिका के साथ काम करता था, और अकीरा उसे अपने भाई जैसे मानती थी। सब एक दूसरे के पार्टनर थे। इस बार जब कनिका का फोन आया था तो उसके बाद उसने नकुल को अकीरा के पास लोगों को भेजना की कहा था। अकीरा ने कॉल उठा ली इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती। दूसरी तरफ से नकुल चिल्लाया, सारा, क्या उस अभिवंत सूर्यवंशी में साथ कुछ गड़बड़ है? डैम, उसने अपने आदमियों को भेजो और मुझे पीटने के बोला। गहरी सांस लेकर वो फिर गुस्से से चिल्लाया, सारा, मुझे इतनी बुरी तरह मारा गया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। नकुल इस वक्त इतने गुस्से में थी और ऊपर से उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि अभिवंत सूर्यवंशी ने ऐसा क्यों किया। क्या अभिवंत सूर्यवंशी को अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है? अगर उसके अंदर भी इतना घमंड है तो हम भी रोड पर पड़े हुए कोई कुत्ते नहीं है। उसका जब मन जाए तब पीट कर चले जाए। नकुल की बात सुनकर अकीरा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, क्या तुम्हें सच में ज्यादा चोट लगी है? ये सुनकर नकुल और गुस्से से भर गया और अपने हाथ पर फूंक मारते हुए बोला, क्या जिस इंसान के हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो उसे कम चोट लगना कहते हैं? ऊपर से ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है। इतना बोलकर वह चुप हो गया, फिर सोचते हुए शातिर तरह से बोला, तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना? तो मेरा एक काम करो, जल्दी से इस सूर्यवंशी की कंपनी के डाटा को हैक कर लो। ये सुनकर अकीरा के सिर में दर्द होने लगा और उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर अभिवंत की ओर गई, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था।
उसने धीमी आवाज में नकुल से कुछ कहा और फोन रख दिया और अभिवंत को घूर कर देखने लगी। अकीरा के ऐसे घूरने से अभिवंत ने अपनी आईब्रो उठाई और बोला, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या आज मैं ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूं? बिल्कुल बचकानी भूत की तरह लग रहे हो तुम। अकीरा ने मुंह बनाते हो अपने में सोचा, जलन में लोगों को मारना पीटना, ये काम सिर्फ 3 साल के बच्चे ही कर सकता है। इतना सोचकर अकीरा ने सीरियस होकर कहा, किसी को मारना ये गलत बात है, और तो और ये तो और भी गलत है कि उसे पीटने वाले तुम खुद ही हो। अकीरा की बात सुनकर अभिवंत टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ तो क्यों, इसके लिए तुम मेरे पर केस करेगी? CH66 अभिवंत का गुस्सा, यस आई हैव अ ब्रेन प्रॉब्लम, खतरनाक आंखें, जयपुर जाना, तुम यहां आ रही हो। आखिर उसने पता लगा ही लिया, दूसरा इंसान हैकिंग निया का मेंबर था। एडवांस हैकिंग निया बॉस, जिसका कोड नाम एन है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और उसका यह मेंबर नकुल अपने लीडर की सारी छोटी बड़ी चीजों का ध्यान कर रहा था। हैकिंग के दुनिया में अकीरा और कनिका दोनों लड़कियों को छोड़कर उनकी टीम में बाकी सब आदमी थे। इसी एडवांस हैकिंग के मेंबर ने जीनियस डॉक्टर सारा को उसकी पहचान, उसके बारे में सब छुपाने में मदद की, और ऊपर से यह जानने के बाद उसकी पीठ पीछे वह लोग अकीरा की मदद कर रहे हैं। ये सोच सोचकर अभिवंत और ज्यादा गुस्से से भर गया। आखिर उनका रिश्ता क्या है उसकी बीवी के साथ? क्या उसकी बीवी भी उन्हें जानती है? ये सारे सवाल अभिवंत के दिमाग में चल रहे थे। अभिवंत ने अकीरा को देखा, जिसने उसे ये तक नहीं बताया कि उन लोगों ने उसकी क्यों मदद की। अभिवंत ने गुस्से से अपने दांत पीते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम उन्हें कैसे जानती हो? और सबसे जरूरी बात, जब तुम मुश्किल में होती हो तो वह लोग तुम्हें बचाने क्यों आते हैं? ऊपर से तुम यहाँ पर खड़े होकर उनके लिए मुझसे सवाल कर रही हो। लिटिल गर्ल, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ ये वह आदमी? इतना बोलते हुए अभिवंत का चेहरा गुस्सा से लाल हो गया था। सच्ची यह सब सुनकर अकीरा को और ज्यादा डर करने लगता है। ये जंगली आदमी, वह कैसे नहीं समझ सकी? अब इसको क्या जवाब दूं? बोलो, अभिवंत ने अकीरा के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। यह सुनकर अकीरा ने एक गहरी सांस ली और मासूम बनते हुए बोली, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ दिक्कत है। तुम खुद ही सोचो, नहीं तो मैं तुमसे ऐसा कभी कहती। What do you mean? क्या मेरा दिमाग खराब है? यह मैं पागल हूँ? अभिवंत पहले तो शॉक्ड रह गया, और यह अनबिलीवेबल था। उसने दांत पीसते हुए कहा, यस आई हैव अ ब्रेन प्रॉब्लम। तो क्यों ना आज रात में तुम्हें बेड पर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज दिखाओ, ताकि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाए। इतना बोलकर अभिवंत की आंखें और ज्यादा खतरनाक हो गई। वही यह सुनकर अकीरा आवाक रह गई और उसकी सांसें और गहरी हो गई। अभिवंत के सामने अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बॉस, किसी के तेजी से कदमों की आवाज आने लगी, जिससे लिविंग हॉल का साइलेंस टूट गई। व्याख्यात भागते हुए लिविंग रूम के अंदर आया और हफ्ते बोला, बॉस कुछ हुआ है। जयपुर से कोई रिपोर्ट करने आया था। मिस्टर सूर्यवंशी मतलब दादाजी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े हैं। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया वो कोमा में जा चुके हैं, और अब ऐसा लगता है उनकी जिंदगी खतरे में है। ये देखकर अभिवंत के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा डार्क हो गए, और वो चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से चॉपर रेडी करो, अभी जयपुर के लिए निकलेंगे। ओके बॉस, इतना बोलकर अभिवंत जल्दी से वहां से निकल गया। ये सुनकर अकीरा ने अपनी आईब्रोज से कोड़ ली और वो सोचने लगी। हालांकि मिस्टर सूर्यवंशी बूढ़े होने के कारण उनका शरीर बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी उनकी जान को अचानक खतरा कैसे हो सकता है? अपने पिछले जिंदगी में जब उनकी मौत हुई, तब भी मिस्टर सूर्यराज सूर्यवंशी जिंदा थे। अचानक ऐसा क्या हो गया? लिटिल गर्ल, अभिवंत ने उसे बुलाया, जिससे अकीरा अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अभिवंत ने उसके कंधों पर हाथ रखा और सीरियस होते हुए बोला, मुझे किसी काम के से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम अच्छे बच्चे की तरह मेंशन में रहना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। एन हाँ, अकीरा ने सिर हिलाया। अभिवंत ने उसकी ओर देखा। वह हैकर वाले मैटर पर बात करके लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपनी बाहों में लेकर जोर से गले लगाया। फिर धीरे से उसने अकीरा के कान में हल्की सी फूंक मारी। अकीरा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसकी पीठ हल्के से थपथपाई। चिंता मत करो, दादाजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, अकीरा ने अभिवंत को हिम्मत देते हुए कहा। चौपा भी जल्द ही तैयार हो गया। अभिवंत ने बटलर को अकीरा का ध्यान रखना को कहा, फिर अकीरा को प्यार से समझकर जल्दी से वहां से चला गया। वहीं अकीरा अभिवंत को बाहर तक छोड़ने आए। जब उसने चौपर आसमान में उड़ते हुए देखा तो तुरंत अपना फोन निकाला और कनिका को फोन किया। सिस्टर कनिका, मेरे लिए एक चौपर तैयार करो,
मैं जयपुर जा रहा हूँ, अकीरा ने एकदम सीरियसली कहा। ये सुनकर कनिका हैरान रह गई और बोली, तुम यहाँ आ रही हो? CH-67 सारा को सौंप दो या एडवांस हैकिंग बर्बाद, हरामी अभिवंत सूर्यवंशी। अभिवंत और मैं शादीशुदा है। जैसे ही अभिवंत जयपुर पहुंचकर कॉपर से उतरा, कार में बैठते हुए उसने अद्विक को कॉल किया, जिसके बहुत सारे कॉल आ रखी थी। अद्विक ने खुश होते हुए कहा, भाई, आपने आखिरकार मेरी कॉल का जवाब दे ही दिया, मैं जल्द ही वहां पहुंचता हूं। आप चिंता मत करो, दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, मैं डॉक्टर समित को यहाँ बुला लिया है। आखिर वह पूरे जयपुर के नंबर 1 डॉक्टर हैं, तो उनकी मेडिकल स्किल बहुत अच्छी होगी। थोड़ा रुककर अद्विक फिर बोला, भाई, मैं जीनियस डॉक्टर सारा से कांटेक्ट नहीं कर पाया। एक बार दादाजी ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपनी जी जान लगा दूंगा डॉक्टर सारा को ढूंढने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, अभिवंत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, और दूसरे हाथ से उसने अपना लैपटॉप चालू किया। मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर उसकी पतली उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। कुछ देखकर उसकी आंखें डार्क हो गया और उसने कहा, मैं बाद में बात करूंगा। इतना बोलकर उसने मोबाइल एक तरफ पटक दिया और लैपटॉप को अपनी गोद में रखा और कोड की फॉर्म में नंबर टाइपिंग करने लगा। टाइपिंग करते हुए अभिवंत के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क और ठंडे हो चुके थे। 2 मिनट के बाद कंप्यूटर पर एक चमकता हुआ लाल डॉट दिखाई देने लगा। ये देखकर अभिवंत की आंखों में चमक आ गई और वह उस लाल डॉट को ट्रैक करने लगा, लेकिन लाल डॉट जल्दी ही गायब हो गया। ये देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए, लेकिन तब भी उसने ट्रैक करना जारी रखा। दूसरी तरफ ये सब देखकर कनिका पागल होने वाला थी। आज यह अभिवंत सूर्यवंशी उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही पावरफुल हमले कर रहा था। अब उससे और सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए अकीरा से कांटेक्ट किया। लेकिन अकीरा के फ्लाइट में होने की वजह से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने नकुल से कांटेक्ट किया। वही नकुल भी अपनी एक हाथ में प्लास्टर बांधे अपने दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था। पस्त में जब मिस्टर सूर्यराज सूर्यवंशी ठीक थे, तब अभिवंत ने हैकिंग सीखी की थी, लेकिन उस टाइम भी उसका हैकिंग की दुनिया से ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज मिस्टर सूर्यवंशी की जिंदगी धीरे धीरे मौत की तरह बढ़ती जा रही थी, इसलिए अभिवंत को हैकिंग का सहारा लेना पड़ा जीनियस डॉक्टर सारा को ढूंढने के लिए। 10 मिनट बाद कनिका और नकुल दोनों आखिरकार हार गए। कनिका के सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी ब्लैक हो चुकी थी। फिर 1 मिनट बाद रेड कलर के कुछ शब्द दिखाई दिए, जो एक मैसेज लिखा था। वहीं नकुल ने भी यह मैसेज पढ़ा, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह एक धमकी है, या तो जीनियस डॉक्टर सारा को सौंप दो या मैं एडवांस हैकिंग को बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम सच में मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? यह मैसेज पढ़कर नकुल गुस्से से कांपने लगा। वही कनिका का भी यही हाल था। कनिका की गोद में बैठा हुआ बेचारा सफेद कलर का खरगोश भी डर गया। नकुल खुद से बोला, यह अभिवंत सूर्यवंशी सच में धोखेबाज है। अभिवंत के साथ जिन लोगों ने सुबह उसे पीटा था, जब कनिका का कॉल आया, उससे पहले जिसने उसे पीटा था, वह लोग भी उसे धमकी दे रहे थे कि वह उसे उठाकर ले जाएंगे। फिर वह आज के बाद किसी की मदद करने के लायक नहीं रहेगा। वो पहले से गुस्से में था और ये देखकर वो गुस्से से पागल हो रहा था। नकुल, जिसके कान में ईयरबड्स लगे थे, उसने कॉल पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इन सभी लोगों को एक साथ बुलाओ, मैं उनके साथ लड़ाई करने को तैयार हूं। नकुल के बात सुनकर कनिका परेशान हो गई। जयपुर पहुंचने के बाद अकीरा फ्लाइट से नीचे उतरी। अपना फोन निकालने के बाद उसने देखा कि उसमें कनिका और नकुल की बहुत सारी मिस कॉल्स पड़ी थी। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गई। फिर उसने सबसे पहले नकुल को कॉल किया। नकुल, जो कनिका से बात कर रहा था, उसने अकीरा की कॉल कॉन्फ्रेंस पर ले ली और अकीरा के बोलने से पहले ही वो चिल्लाते हुए बोला, सारा बेबी, आखिरकार तुमने मुझे कॉल तो किया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अकीरा ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। जिससे सुनकर नकुल ने गुस्से से कहा, वह हरामी अभिवंत सूर्यवंशी हमें धमकी दे रहा है। मैं उससे डरता नहीं, वो सिर्फ एक घटिया आदमी है और उस जैसे घटिया आदमी को तो मर जाना चाहिए। फक, हमें पता चला कि उसने सीक्रेटली शादी कर ली है। मुझे सच में उसकी पत्नी के लिए बहुत दुख होता है। उसे आदमी से शादी करना किसी भी लड़की के लिए बैड लक होगा। वही कनिका ने नकुल की बात में सहमति देते हुए कहा, सारा, तुम उन सूर्यवंशियों के घर मत जाओ। हमें मिस्टर सूर्यराज सूर्यवंशी से कोई लेन देन नहीं है। वह जिए यह हमारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर सूर्यवंशी का गुस्सा उस अभिवंत से कम है।
मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होगा उस अभिमन्यु सूर्यवंशी का हाल जब वह बूढ़े आदमी मारेगा। वो लड़की मैं ही हूँ, अकीरा ने सीरियस होते हुए कन्फेस किया। अगर उसने यह बात एक्सेप्ट नहीं की होती तो यह नकुल और वह बेवकूफ आदमी आपस में ही लड़ते। अकीरा की बात नकुल और कनिका को समझ नहीं आया, इसलिए वो दोनों एकदम से बोले, क्या बोला तुमने? अकीरा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, इट्स मी। तुमने कहा ना, अभिमन्यु से शादी करना किसी भी लड़की के लिए बैड लक होगा। नकुल और कनिका, तो अभिमन्यु और मैं शादीशुदा है, मेरी शादी हुई है उसके साथ, अकीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के धीरे से कहा। CH-68 थर्ड यंग मास्टर, चलिए उन्हें देख लीजिए, जायदाद को हड़प लो। अभिमन्यु का गुस्सा, नजरों को पसंद, मिस व्याख्यात ने झिझकते हुए अभिमन्यु से पूछा, बॉस, क्या आप सच में एडवांस हैकिंग के लोगों के साथ फाइट करना चाहते हैं? व्याख्यात ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि एडवांस हैकिंग पावरफुल थी और उनसे दुश्मनी मोल लेना ये ठीक बात नहीं थी। इतना ही नहीं, इतने बड़े हंगामे होने के बाद अगर सूर्यवंशी फैमिली के इस बारे में पता चला तो अभिमन्यु की हिडन पावरफुल आइडेंटिटी भी रिवील हो सकती है। अभिमन्यु कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके एक्सप्रेशन एकदम कौर थे। ये तो वो अच्छे बच्चों की तरह उस जीनियस डॉक्टर सारा को सौंप दे, यह वो अपने एडवांस हैकिंग को बर्बाद होते देख ले। दो रास्ते अभिमन्यु ने उनके सामने रख दिए थे, अब चुनना उनको था। व्याख्यात ने धीरे से कहा, बॉस, मैंने सुना है कि निया एडवांस हैकिंग की बॉस है और उसकी हैकिंग स्किल नंबर 1 से भी ज्यादा ग्रेट है। वह, क्या तुम्हें लगता है मैं उससे डरता हूं? व्याख्यात की बात बीच में रुकते अभिवात ने गुस्से से कहा। व्याख्यात ने तेजी से अपना सिरनामे हिलाया, बॉस, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं सिर्फ आपको निया की आइडेंटिटी के बारे में बता रहा था। बोलते बोलते कार धीरे धीरे रुक गई। वो लोग सूर्यवंशी मैंशन पहुंच गए थे। जब अभिमन्यु कार से उतरा तो बिहार बटलर उसका इंतजार कर रहा था। उसे आते देखकर उसने उसे विश करते हुए कहा, थर्ड यंग मास्टर, बॉस आपको कितने टाइम से याद कर रहे हैं, चलिए उन्हें देख लीजिए। उन्होंने अभी अभी खून की उल्टी की है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा दिन उनको जिंदा नहीं रख पाएंगे। ये सुनकर अभिमन्यु तेजी से मिस्टर सूर्यवंशी के रूम की तरफ भागा। व्याख्यात भी तेजी से उसके पीछे चला गया। मिस्टर सूर्यवंशी के रूम में बाहर हॉल टाइप का था, जो लोगों से भरा हुआ था। मिस्टर सूर्यवंशी के दोस्त, उसके फीमेल मेंबर्स सभी उदास दिख रहे थे और रोने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अभिमन्यु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिमन्यु को आते हुए देखकर उसके चाचा पोरकश जी के चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गए और उन्होंने उसकी ओर देखा और अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या ये देखने आए हो कि पिताजी कैसे मार रहे और तुम उनकी सारी जायदाद को हड़प लो? ये सुनकर अभिमन्यु के एक्सप्रेशन और ज्यादा डार्क हो गए। उसकी हाथों की नसें दिखने लगी और वह अपनी खून जैसी लाल आंखों से अपने चाचा को घूरने लगा, जो जिंदा इंसान के मरने से पहले उनकी प्रॉपर्टी हड़पने को बोल रहे थे। तभी अभिमन्यु के बड़े चाचा प्राप्त जी, जो मिस्टर सूर्यराज सूर्यवंशी के बाद सूर्यवंशी मैंशन के मालिक थे, वो अभिमन्यु के सामने आकर खड़े हो गए और उससे बोले, अभिमन्यु, तुमने पहले खुद ही कहा था तुम कभी भी सूर्यवंशी मैंशन में कदम नहीं रखेंगे, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? जब पिताजी ठीक थे तब तुम आराम से मुंबई में रह रहे थे, अब पिताजी मरने वाले हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ से सारी प्रॉपर्टी छीन जाएगी, इसलिए तुम यहाँ पर लड़ने के लिए आ गए। वही ये सुनकर व्याख्यात की आंखें भी लाल हो चुकी थी और उसने प्राप्त जी को गुस्से से कहा, मिस्टर सूर्यवंशी खतरे में है और आप यहाँ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हमारे बॉस को तो आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की कोई जरूरत भी नहीं है। प्राप्त जी ने गुस्से से अपने दांत पीते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं है तो इस टाइम तुम्हारा बॉस यहाँ पर वापस क्यों आए हैं? एनीवे, तुम अंदर जाकर उनसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर अभिमन्यु गुस्से से भर गया, वह ये सब और नहीं सुन सकता था। उसने गुस्से से पास में पड़े हुए सोफे पर एक लात मारी, जिससे हॉल में मौजूद हर कोई इंसान थोड़ा डर गए। ये देखकर प्राप्त जी को गुस्सा आ गया और उसने जल्दी से बॉडीगार्ड को बुलाया, लेकिन बॉडीगार्ड अभिमन्यु से डरते थे, इसलिए वो खुद अभिमन्यु के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। बॉडीगार्ड्स के ऐसे करने से प्राप्त जी गुस्से से भर गया, लेकिन बिना कुछ बोले वह बस अपने दांत पीसकर रह गए। अभिमन्यु सिर्फ अपनी दादाजी के रूम में जा रहा था। ये देखकर जो लोग उसे रोक रहे थे वे सभी डर से पीछे हो गए और उन्होंने अभिमन्यु के लिए रास्ता बना दिया, क्योंकि सबने पहले भी अभिमन्यु का गुस्सा देख रखा है। जब वो 10 साल का था, किसी ने उसके फालतू कुत्ते जिससे अभिमन्यु को लगाव था, उसको पीट पीट कर मार डाला था, और यह बात जैसे ही अभिमन्यु को पता चली उसने उस इंसान को गुस्से से ढूंढ कर इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, और यह नजारा उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था।
अभिवंत जब अपने दादाजी के रूम में पहुंचा तो उसने मिस्टर सूर्यवंशी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उन्हें बस खून की उल्टी हो रही थी, उसकी चेस्ट जोर जोर से कांप रही थी। दर्द के कारण उसका एक हाथ उसके दिल पर रखा था और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। ये देखकर अभिवंत का शरीर कांपने लगा और उसके कदम अपने दादाजी के पास जाते हुए भारी हो गए। अभिवंत ने अपने इमोशन संभाले और अपने पास खड़े व्याख्यात को ऑर्डर देते हुए बोला, अद्वैक से पूछो वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आया? भाई भाई, अद्वैक की आवाज सुनाई दी, को डॉक्टर के साथ खड़ा था। अद्वैक जल्दी से अपने दादाजी में पास दौड़ा, डॉक्टर समित, चलो जल्दी से दादाजी को देखो। डॉक्टर समित, मिस्टर सूर्यवंशी का रूम खुला होने की वजह से बाहर खड़े लोग अंदर हो रही चीजों को अच्छे से देख सकते थे। वहीं वो लोग डॉक्टर समित को यहां देखकर हैरान थे। डॉक्टर समित नंबर 1 डॉक्टर थे, बस जीनियस डॉक्टर सारा के बाद वो सेकंड नंबर पर आते थे। डॉक्टर समित की पर्सनैलिटी भी अजीब थी। वो सिर्फ कुछ लोगों का इलाज करके उन्हें बचाते थे जो उनकी नजरों को अच्छे लगते थे, लेकिन जो उनकी नजरों को पसंद नहीं थे वो उनका इलाज नहीं करते थे, चाहे वो कितने में पैसे दे ले। वहीं अभिवंत के 2 बड़े भाई आदित्य और विक्रम भी पहले डॉक्टर समित को उनके दादाजी का इलाज करने के लिए मानने गए थे, लेकिन उन्हें किसी ने डॉक्टर समित से मिली तक नहीं दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। सच, अभिवंत जो कितने सालों से मुंबई में रहता था, क्या वो सच में डॉक्टर समित को इनवाइट कर सकता था? डॉक्टर समित अद्वैक के साथ यहां पर भागते हुए थे, इसलिए उनकी सांसें फूल रही थी, लेकिन तब भी वो जल्दी से आगे बढ़े और मिस्टर सूर्यवंशी का चेकअप करने लगे। चेकअप करते टाइम डॉक्टर समित की आंखें डार्क हो गई और उनके आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। 69 तुम अपने आप को समझते क्या हो? अकीरा पहुंची सूर्यवंशी मेंशन, झील में फेंक दो। डॉक्टर समित के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब हो गए और उन्होंने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा ली। फिर थोड़ी देर बाद अपना सिर हिलाते हुए बोले, मिस्टर सूर्यवंशी की बीमारी अजीब है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर अद्वैक का चेहरा पीला पड़ गया। वही रूम के बाहर हॉल में मौजूद लोगों ने भी यह बात सुन ली थी। वहां मौजूद लोग फूट फूट कर रोने लगे। अगर आप जीनियस डॉक्टर सारा को ढूंढ सकें तो शायद मिस्टर सूर्यवंशी को अभी भी बचाया जा सकता है, कुछ सोचते हुए डॉक्टर समित ने कहा। जीनियस डॉक्टर सारा अपनी मेडिकल स्किल से किसी मरे हुए इंसान को बचा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान मरने वाला हो और उसका एक पैर भी नरक के द्वार में चला गया हो तो वह दूसरे पैर खींचकर उसे फिर से वापस ला सकती है। तभी अभिवंत के दूसरे भाई आदित्य ने कहा, आपने जो कहा वो कहना ही बेहतर है। हर कोई जानता है कि जीनियस डॉक्टर सारा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें इनवाइट करना और दादाजी के इलाज के लिए मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहां पर मौजूद लोग ये सोच रहे थे कि अभिवंत के पास डॉक्टर समित को यहां बुलाने की पावर तो हो, लेकिन फिर भी वो मिस्टर सूर्यवंशी को ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर समित, अभिवंत ने अपनी ठंडी आंखों से बिना किसी एक्सप्रेशन के दांत कहा, क्या आप एक इंसान का इलाज नहीं कर सकते? आपके पास डॉक्टर की डिग्री होने का क्या मतलब है? मुझे तो लगता है आपने अपनी पूरे जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखा। अगर सीखा है तो इसका इस्तेमाल करके इन्हें बचाइए। मैं जल्दी ही डॉक्टर सारा को ढूंढ लूंगा, लेकिन उससे पहले वो ठीक होना चाहिए। डॉक्टर समित ने अपना सिर हिलाया और बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मिस्टर सूर्यवंशी बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और मेडिकल स्किल के साथ भी वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते थे। ये सब सुनकर पोरकश जी ने अभिवंत से कहा, क्या तुम जीनियस डॉक्टर सारा को ढूंढ सकते हैं? अभिवंत, तुम अपने आप को समझते क्या हो? पोरकश जी की बात सुनकर अभिवंत ने सार्केस्टिकली कहा, क्या आप किसी ऐसे इंसान को इनवाइट कर सकते हैं जिसे हम इनवाइट नहीं कर सकते? सूर्यवंशी मेंशन में रहने के लिए कोई बहाना मत बनाइए। आप बस दादाजी के चले जाने तक इंतजार कर रहे हैं ताकि आप प्रॉपर्टी के लिए लड़ सकें, क्या ऐसा नहीं है? ये सुनकर प्राप्त जी कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही बटले की आवाज आए, जो भागते हुए वहां पर आया और उसने अभिवंत से कहा, मास्टर, थर्ड यंग मास्टर, एक लड़की मेंशन के बाहर खड़ी है और वह बता रही है कि वह जीनियस डॉक्टर सारा है जिसे आपने, अभिवंत, ने बॉस का इलाज करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था ये सुनकर। विक्रम और आदित्य के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने बस एक दूसरे से इतना कहा कि अभिवंत के लिए जीनियस डॉक्टर सारा को इनवाइट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन उसने सच में ये कर दिखाए। लेकिन अभिवंत तो न जाने कई सालों से मुंबई में रहता है, वो एडवांस हैकर के लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकता है? उसने क्या सच में जीनियस डॉक्टर सारा को इनवाइट किया? अभिवंत उतना सिंपल नहीं है जितना वो बिहेव करता है। ये देखकर कि अभिवंत वहां से निकल गया, वो लोग भी जल्दी से उसके पीछे चले गए।
सूर्यवंशी मेंशन के बाहर एक लड़की जिसने घाघरा चोली पहन रखी थी और सिर पर घूंघट करा हुआ था, जिससे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, वह बिना कुछ रिएक्ट के सीधा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अभिवंत कुछ कदम चलकर उसके पास आया और उसकी नजर उस पर पड़ी। वो बोला, जीनियस डॉक्टर सारा। ये सुनकर अकीरा ने थोड़ा गिल्टी होकर अपना सिर हिलाया। अकीरा ने आज तक ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने थे और अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, इसलिए उसे पहचान पाना मुश्किल था। अभिवंत शायद ही उसे पहचान पाएगा। अभिवंत आगे कुछ नहीं बोला, वो बस आगे बढ़ा और कपड़ों के बीच से उसने उसकी बांह पकड़ ली और उसे मिस्टर सूर्यवंशी के रूम तक खींचकर ले जाने लगा। रुको! दोनों भाई दौड़कर उनके पीछे भागे और उन्होंने अभिवंत को इस लड़की को अंदर खींचते हुए देखा। वो दोनों अभिवंत के सामने आकर खड़े हो गए और गुस्से से बोले, अभिवंत, तुम ऐसे ही किसी को अंदर कैसे खींच सकते हैं? वो शायद नकली हुई तो? ये गलत है। अगर तुम किसी लड़की को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यह जीनियस डॉक्टर सारा है, तो हम मान लेंगे। क्या हम तुम्हें इतने पागल दिखते हैं? या क्या तुमको लगता है कि दादाजी मर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए तुम जानबूझकर एक नकली लड़की को जीनियस डॉक्टर सारा बनाकर लाए हो? वो इतने बड़े होकर भी डॉक्टर सारा को उनके दादाजी का इलाज करने के लिए ढूंढ तक नहीं पाए थे। बुलाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभिवंत ने ऐसा कर दिखाया। वह कैसे? ये ही सोच सोचकर उनका दिमाग खराब हो रहा था। जल्दी ही वहां पर अद्विक और व्याख्यात भी पहुंच गए और उन दोनों को अभिवंत के रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगे। ये देखकर वो तब भी नहीं हटे तो अभिवंत ने गुस्से से लात मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और गुस्से से उसने उनके हाथ पर अपना पैर रखकर आगे बढ़ गया। 1 मिनट रुककर उसने बिना किसी एक्सप्रेशन की CH-71 बाहों की मजबूती अभिवंत को पड़ा थप्पड़ बीबी के होते हुए दूसरे औरतों को जानबूझकर अपनी बाहों में। सबने देखा तो मिस्टर सूर्यवंशी जोर से खांस रहे थे और उनके मुंह से ब्लैक कलर का खून बाहर निकलने लगा, जिस कारण मिस्टर सूर्यवंशी की सांसें तेज हो गई और उनका पूरा चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। मिस्टर सूर्यवंशी जिंदा है, वो सच में जिंदा है। रूम में मौजूद सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे। डॉक्टर समित ने भी डिसबिलीफ से अकीरा की ओर देखा, जिसका घूंघट होने के कारण उसके एक्सप्रेशंस पता नहीं चल रहे थे। उसने ये कैसे किया? मिस्टर सूर्यवंशी ठीक है। अकीरा ने मिस्टर सूर्यवंशी की बॉडी से सिल्वर नीडल हटा दी और धीरे से बोली, मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, आप उन्हें टाइम पर दीजिएगा और 5 दिनों के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अभिवंत का दिल जो इतनी देर से तेज धड़क रहा था, आखिर वो शांत हो गया और अभिवंत ने अपनी गहरी नजरों से उसकी ओर देखा, फिर डॉक्टर समित को देखा जो उसे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने पूछा, आर यू ओके के? कहीं आपको भी तो इलाज की जरूरत नहीं है? डॉक्टर समित के चेहरे पर अब भी अनबिलीवेबल एक्सप्रेशंस थे। वो ठीक है गए। बस 2 मिनट के अंदर ये चमत्कार है। आज उन्हें यकीन हो गई कि सारा सच में एक जीनियस डॉक्टर है। जब अकीरा ने पेपर पर लिखना खत्म किया तो उसने अपनी दर्द हो रही बाजू को रगड़ा और सामने खड़े हुए अभिवंत की ओर देखा। फिर उसने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर आइए। अभिवंत अकीरा के साथ बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले उसका अपने दादाजी पर इतना ध्यान था और उनकी परेशानी की वजह से उसने अकीरा पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। पर अब उसे लगा कि यह लड़की जो जीनियस डॉक्टर सारा है, वो उसे जानी पहचानी क्यों लग रही है। उसके शरीर की खुशबू इतनी जानी पहचानी, बिल्कुल उसकी लिटिल गर्ल की तरह। ये सोचकर अभिवंत के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए और उसने अपनी आईब्रोज कोड़ ली। अकीरा को अचानक लगा कि उसके पीछे कुछ गड़बड़ है। जब उसने अपना सिर घुमाया तो पाया कि अभिवंत उसके बहुत करीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। ये देखकर अकीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए और वो जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। सीढ़ियों के पास खड़े होने की वजह से अकीरा पीछे गिरने लगी। ये देखकर अभिवंत ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया, जिस कारण अकीरा का घूंघट उसके चेहरे से हटना ही वाला था कि उसने एकदम से उसे पकड़कर खींच लिया। वही अभिवंत की नजर उसके घूंघट से हट ही नहीं रही थी और अनजाने में उसने अपनी पकड़ अकीरा पर और मजबूत कर दी। यह महसूस करके अकीरा और ज्यादा घबरा गई और उसने एकदम से अभिवंत को धक्का देकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से से उसे घूरती हुई बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, तुम सच में आवाराओं की तरह मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। वही अभिवंत अकीरा के ऐसे थप्पड़ मारने की वजह से जिसका चेहरा एक तरफ हो गया था, उसने अपनी गुस्से भरी नजरों से अकीरा को देखा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? उसे ये भी लगा ये लड़की पूरी पागल है,
अभिवंत ने अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से अकीरा को देखते हुए कहा। ये देखकर अकीरा और ज्यादा घबरा गई और उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए फिर गुस्सा दिखते हुए कहा, तो क्या करोगे आप? वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर अभिवंत सूर्यवंशी शादीशुदा है। क्या आपकी बीवी को पता है आपकी ऐसी हरकतों के बारे में? बीवी के होते हुए दूसरे औरतों को जानबूझकर अपनी बाहों में पकड़ना। ये सुनकर अभिवंत की आंखें डूब गई और उसने गुस्से से अपने हाथों की मुठियां बना ली। अभिवंत ने अपनी लाल आंखों से अकीरा को घूरते हुए कहा, एक जीनियस डॉक्टर के लिए लोगों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में घुसना ये बुरी बात है, और वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़कियों को छूने का कोई शौक नहीं है। ये सुनकर घूंघट के नीचे सारा बनी अकीरा के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। उसका क्या मतलब है? उस जैसे लड़कियां से इस आदमी की हिम्मत कैसे उसे ऐसा बोलने की? अकीरा इतना गुस्से में थी कि वह इसे आदमी को सबक सीखना चाहती थी, लेकिन इसमें उसकी सच्चाई बाहर आने का डर था। इसलिए उसने बात बदलते हुए अपनी आवाज चेंज करके कहा, मिस्टर सूर्यवंशी को एक अजीब बीमारी है क्या? अपने दादाजी के बारे में सुनते हुए अभिवंत का दिल घबराहट से भर गया और उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। ये बात तो उसे पहले से पता थी कि उसके दादाजी की बीमारी अजीब है। सारा बनी अकीरा ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे तो यह कोई बीमारी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें ड्रग्स दिए हैं। हालांकि मुझे अभी तक उस ड्रग के बारे में नहीं पता चला है। ड्रग्स? ये सुनकर बाहर आ रहे कोई लोग बेचैन हो गए। इतना बोलकर अकीरा ने अपनी गार्डन घूमकर अभिवंत के परिवार वालों को देखा और कुछ लोगों की आंखों में घबराहट के निशान देखे, लेकिन अगले ही सेकंड उन्होंने अपनी घबराहट छुपा ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए प्राप्त जी बोले, आज यहां आकर मेरे पिताजी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अकीरा ने भी टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अभिवंत सूर्यवंशी बहुत पावरफुल है, यहां तक कि उन्होंने एडवांस हैकर के लोगों पर हमला करने के लिए अपने लोगों को भी भेज दिया, इसलिए मुझे ना चाहकर भी यहां तो आना ही था। CH-72 85 करोड़, आप यहां से नहीं जा सकती, आप मुझे धमकी दे रहे हो, गर्लफ्रेंड। अकीरा की बात सुनकर अभिवंत ठिठक गई, ये जानकर कि वो सबको इस बारे में बता रही है। अकीरा ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए अभिवंत से कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, आपके बचकानी धमकियां की वजह से एडवांस हैकिंग कंपनी हिल भी नहीं सकती, इसलिए अगली बार ऐसा करने से पहले ये याद रखिएगा कि हम दुश्मन भी बन सकते हैं। उसकी खुद की एडवांस हैकिंग कंपनी पर उसका पति कब्जा करना चाहता था। इतना बोलकर अकीरा ने फिर उसे धमकी देते हुए कहा, आज आपने जो किया अगर कोई और करता तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता, इसलिए मेरी आपसे लास्ट वार्निंग है, अपने हाथों को जरा कंट्रोल में रखिएगा। अकीरा का इशारा दोनों तरफ था, कंपनी और उसे गिरने से बचाने में। अकीरा की बात सुनकर अभिवंत कुछ सोचने लगा, फिर उसने आसानी से अपनी गलती मानते हुए कहा, सॉरी। बस उसने एक शब्द कहा, लेकिन ये शब्द अकीरा के लिए बहुत बड़ा था। जिसने आज तक सॉरी ना कहा हो उसके मुंह से ये सब सुनना शॉक्ड होने के समान था। वहीं अभिवंत ने सॉरी इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह एडवांस हैकिंग के लोगों से डरता है। भले ही आज एडवांस हैकिंग कंपनी बर्बाद हो जाए तो वह अपनी पलक तक नहीं झपकेगा, लेकिन बस वो डॉक्टर सारा के साथ अपने रिश्ते खराब भी नहीं करना चाहता था। अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के आगे कहा, मेरी वजह से जो एडवांस हैकिंग को नुकसान हुआ है और तुम्हारी डॉक्टर फीस सब भरने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर अकीरा की आंखों में चमक आ गई और उसने एकदम से कहा, 85 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो, यह मेरी मिस्टर सूर्यराज सूर्यवंशी का ट्रीटमेंट करने की फीस है, और बाकी एडवांस हैकिंग का जो भी तुमने नुकसान किया है इस बारे में वो लोग तुमसे बात कर लेंगे। 85 करोड़, सच में जीनियस डॉक्टर सारा की फीस कोई छोटी मोटी नहीं थी। अभिवंत ने अपना सिर हिलाया, जैसे बोल रहा हूं कि वो जल्दी ही सारे पैसे ट्रांसफर करवा देगा। अकीरा ने अपनी भौहें उठाई, ये सच में इतना अमीर और पावरफुल आदमी है? सच तो ये था कि अभिवंत अकीरा की इमेजिनेशन से भी ज्यादा अमीर था। अब रात होने वाली है, मैं किसी से बोलकर आपके लिए आज यही गेस्ट रूम खुलवा देता हूं, आपके यहीं पर रुकने के लिए, अभिवंत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। नहीं, अकीरा ने साफ इनकार कर दिया, उसे जल्दी वापस जाना था, वहां पर अभिवंत के लोग उसे ढूंढ रहे होंगे। ये सुनकर अभिवंत ने खतरनाक ढंग से अपनी आंखें सिकोड़ ली, आप तो जीनियस डॉक्टर सारा है, मैं मानता हूं कि आपने मेरे दादाजी को बचाया है, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, इसलिए जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक आप यहां से नहीं जा सकती। इतना बोलकर उसने व्याख्यात से चिल्लाते हुए बोला, जीनियस डॉक्टर के लिए रूम रेडी करवाओ जल्दी। लगभग 2 मिनट के अंदर ही वहां अकीरा के सामने व्याख्यात आकर खड़ा हो गया और रिस्पेक्ट से बोला, प्लीज आप मेरे साथ आए।
आप मुझे धमकी दे रहे हो? अकीरा ने अपने दांत पीस लिए। मिस्टर सूर्यवंशी, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, जो आप मुझे यहां रोकना चाहता हो? अकीरा के वर्ड सीरियस थे।